एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें ये दे रखा है गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other. गिवन 5 flags of different colors, तो हमारे पास टोटल अलग अलग रंगों के 5 flags हैं, ठीक है। तो गिवन 5 flags, अब इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ना 2 ही फ्लैग्स की ज़रूरत है। मुझे एक सिग्नल जनरेट करना है। सिग्नल जनरेट करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर अगर ग्रीन लाइट जल रही है, तो ये एक सिग्नल है। इस सिग्नल का मतलब ये है कि गाड़ियाँ मतलब उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप चलिए, अगर रेड है तो आप रुकिए। पहले ना एक आपने शायद देखा नहीं होगा, वो बहुत पुरानी बात है, मतलब लगभग 20-22 साल पहले, जब ये एरो, आजकल तो एरो का सिस्टम है, एरो लगा रहता है कि आपको इधर मुड़ना है, आपको इधर मुड़ना है, ऐसे एरो लगा रहता है। पहले लाइट्स होती थी, तो उसमें क्या है कि एक तो रेड लाइट होती थी, एक ग्रीन लाइट होती थी, एक ऑरेंज भी होती थी। तो वो जो ऑरेंज लाइट होती थी वो इस चीज़ के लिए होती थी कि भाई अब आप रेडी हो जाइए, अब आपका नंबर है, अब आपकी साइड का जो मतलब ट्रैफिक है वो खुलने वाला है। तो इस तरीके से 3 लाइट्स तो मैंने अपनी लाइफ में वो देखी हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि ऑरेंज लाइट जली हुई है और ऑरेंज के नीचे ग्रीन जली हुई है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर लाइट का सिस्टम नहीं है, कहीं पर लाइट का सिस्टम नहीं है, कहीं पर सड़क पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और गाड़ियाँ आ रही हैं बड़ी तेज़ से, तो आपने देखा होगा कि एक जो है, एक आदमी लाल रंग की झंडी लेकर खड़ा रहता है, ऐसे लाल रंग की झंडी दिखाता रहता है कि भाई इधर मत चले जाना, यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो जो है, वो झंडी का मतलब क्या हो गया, वो फ्लैग हो गया ना। तो ऐसे ही आपके पास टोटल अवेलेबल कितने फ्लैग्स हैं? 5 फ्लैग्स हैं, और आपको कोई भी सिग्नल जनरेट करने के लिए आपको 2 फ्लैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वन बिलो द अदर। एक फ्लैग आप ऊपर लगाओगे, एक फ्लैग आप नीचे लगाओगे। तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें ये हो सकता है। तो 5 में से 2 फ्लैग सेलेक्ट करने हैं और फिर उन्हीं को अरेंज करना है। 5 में से 2 फ्लैग सेलेक्ट करने हैं, फिर उन्हीं को अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए मुझे सारे केसेस देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें तो सिर्फ लिख देना है 5P2, 5 में से 2 का सिलेक्शन और फिर अरेंजमेंट, कि पहले लाल ऊपर लगा दिया, पीला नीचे लगा दिया, फिर पीला ऊपर लगा दिया, लाल नीचे लगा दिया, फिर हरा नीचे, पीला ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। तो वो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं उसी के लिए फॉर्मूला होता है हमारा परमुटेशन का। तो हमें ये देखना होता है कि कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं और उसमें से कितनी चीज़ें सेलेक्ट करके और अरेंज करनी है, दैट्स इट, बस इतना करना होता है। तो गिवन 5 फ्लैग्स, वी नीड 2 फ्लैग्स फॉर जनरेटिंग अ सिग्नल। एक सिग्नल जनरेट करने के लिए 2 फ्लैग्स की ज़रूरत है। तो टोटल अवेलेबिलिटी 5 और फ्लैग्स कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ये क्या हो गया? 5P2। तो 5P2 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। मैं 3 फैक्टोरियल पर रुक जाऊंगा क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है नीचे है 5 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज़ 3 फैक्टोरियल। तो हम 3 फैक्टोरियल तक यहाँ पर रुक गए। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 4 ज़ा 20। तो 20 वेज इन विच these signals can be generated by using 2 flags out of these 5 flags। ये और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, क्वेश्चन 4 है, इफ 1/6 फैक्टोरियल, प्लस 1/7 फैक्टोरियल if 1/6 factorial plus 1/7 factorial is equal to x upon 8 factorial ये हमको दे रखा है। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे?
जो भी छोटा फैक्टोरियल है उसको एक्सपेंड नहीं करते कभी भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा था 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो छोटे वाले फैक्टोरियल को एक्सपेंड नहीं करते, बड़े वाले को एक्सपेंड करते हैं। और कहाँ तक? छोटे तक। हम 5 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे। तो इनमें छोटा फैक्टोरियल 6 में, 7 में और 8 में छोटा क्या दिख रहा है? 6 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। 7 को करेंगे 6 फैक्टोरियल तक, 8 को करेंगे 6 फैक्टोरियल तक। तो क्या होगा? 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्या करना है। हेलो, हाँ जी नमस्ते। अच्छा बात कर रहा हूँ, आज भी आती है। अच्छा अच्छा, उनसे होगी कि बात? अच्छा तो देख लो, अगर चाहे तो दे जाओ, है ना। आ जाओ, मैं पढ़ा रहा था। देखिएगा क्या होगा इसमें। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 1/6 फैक्टोरियल, इसको अलग कर लिया हमने ऐसे, और इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 1/6 फैक्टोरियल, ऐसे कर लिए। इधर भी 1/6 फैक्टोरियल है, 1/6 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, तो 1/6 फैक्टोरियल ले लिया मैंने कॉमन। इधर बचा 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 फैक्टोरियल। 1/6 फैक्टोरियल से 1/6 फैक्टोरियल कट गया। 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8, 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। अब इससे एक 7 से एक 7 कट गया, 8 8 जा 64, x की वैल्यू 64, ठीक है। और बताइए और कुछ है? अच्छा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में जो एक्सरसाइज थी वो बताइए, करी कि नहीं? कहीं कुछ अटके हो तो बताओ। अगला हमारा टारगेट है कि मिसलेनियस, जितनी भी छूटी हुई है मिसलेनियस, वो सारी मिसलेनियस कंप्लीट करनी है, ठीक है। और कॉनिक सेक्शन अभी मैंने नहीं करा है ना, कॉनिक सेक्शन करना है। और कौन सा चैप्टर बचा है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स 3D, स्टैटिस्टिक्स है इस बार सिलेबस में? है। स्टैटिस्टिक्स 3D और कॉनिक, 3 चैप्टर मेनली ये बचे हुए हैं, और बाकी 2-4 चैप्टर जो पुराने थे उनकी सबकी मिसलेनियस बच रही है। मुझे लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री के बाद किसी की मिसलेनियस कराई ही नहीं है, ठीक है। चलिए जी, अच्छा अभी आ गया। भाई होमवर्क आप लोग जरा रेगुलर रहिए, होमवर्क में अपना। तो फिर प्रोबेबिलिटी कटा है क्या? कोई एक तो टॉपिक कटा है, वो भी करवाया, तो गलत ध्यान है। अच्छा, एक्सरसाइज 13.2 में शायद मैंने शुरुआत के आपको 6 क्वेश्चंस तो करवा दिए थे, ठीक है। उसके बाद 5 तक कोई छठा नहीं करवाया, 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए जी, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। का क्वेश्चन 6 है। 6 में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस a x की पावर n-1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n-2
ऐसे करते करते ए की पावर n तक जाना है हमको। तो जो भी हमें फंक्शन दे रखा होता है उसको ना एफ एक्स मान लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स की पावर n, एक्स की पावर n, एक्स की पावर n प्लस ए एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस टू, ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए की पावर n माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए की पावर n प्लस ए की पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। किसी एक फिक्स्ड रियल नंबर a के लिए मेरे को एफ डैश एक्स निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसमें वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वाला तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो x की पावर n वाला टर्म नज़र आ रहा है और बहुत लंबा भी हो जाएगा। तो जब तक बोला ना जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है तब तक उसको नहीं करना, सीधा मेथड लगाइए। हम ये कहेंगे एफ डैश एक्स, जो x की पावर n है इसका डिफरेंशियल क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए कॉन्स्टेंट है। हमने देखा था कि अगर कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तब तो उसका डिफरेंशियल जीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है तो फिर कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज, मतलब ए तो एज इट इज रहेगा और x की पावर n माइनस वन का क्या हो जाएगा, जैसे x की पावर n का हुआ था n x की पावर n माइनस वन, इसी तरह से जब x की पावर n माइनस वन है तो क्या हो जाएगा, ये जैसे n फ्रंट में आ गया था मल्टीप्लाई हो गया था, ऐसे ही n माइनस वन फ्रंट में आ जाएगा, n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, उधर n में से माइनस वन हो गया था, अब n माइनस वन में से माइनस वन हो जाएगा, तो ये क्या बन गया n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू, ऐसे हो गया। तो a मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू, ये हो गया। इसके बाद प्लस ए स्क्वायर और x की पावर n माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस टू का क्या होगा, n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस थ्री, सीधा लिख दूँ, ठीक है। जैसे x की पावर n माइनस वन था तो क्या हो गया, n माइनस वन फ्रंट में आ गया, n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू हो गया, प्लस फिर ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, एक्स की पावर n माइनस टू क्या हुआ, n माइनस टू इंटू एक्स की पावर n माइनस थ्री, मतलब एक वैल्यू कम हो गई, n माइनस थ्री हो गया। और इसी तरह से ऐसे ही आप फिर इस सीरीज में पूरे में डॉट 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 लगाकर यहाँ a की पावर n माइनस वन तो एज इट लिखेंगे और x का डिफरेंशियल क्या हो गया, वन। फिर a की पावर n एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, उसमें x वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो जाता है जीरो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कायदे से लिख लो ऐसे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन, एन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए इंटू एन माइनस वन, ए इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर इंटू n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस थ्री प्लस डॉट 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 ए की पावर n माइनस वन, खत्म जी, ठीक है। ये तो इतना हुआ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फॉर सम कॉन्स्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये तीन आपको दे रखे हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट, फॉर सम कॉन्स्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो फर्स्ट मेरे को दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये दे रखा है। तो अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक टर्म तो ये है एक्स माइनस ए और एक टर्म है एक्स माइनस बी, और ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों फंक्शंस जो हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो जब भी कोई दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि एक बार एक फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स और दूसरा फंक्शन,
प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन, ये कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन f dash x is equal to पहले x minus a as it is into d by dx of x minus b plus x minus b as it is into d by dx of x minus a, ये हो गया। f dash x is equal to ये x minus a as it is रहेगा, है ना। और जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी हम करेंगे तो x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, है ना। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में है ना, तो x का डिफरेंशियल हो गया 1 और b एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंशियल हो गया 0, तो 1 माइनस 0 बन गया। सिमिलरली अब x माइनस बी की बात करते हैं, मतलब इसकी अगले वाले टर्म की, तो x माइनस बी एज इट इज मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, तो x का डिफरेंशियल 1 और ए कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो 1 माइनस 0 ये आपका 1 हो गया केवल। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू 1 मतलब एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इंटू 1 मतलब एक्स माइनस बी। तो ये x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x माइनस ए माइनस बी, ये हमारे पास हो गया एफ डैश एक्स। क्लियर है, समझ गए। इसके बाद आप देखिएगा कि सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जैसे मैं आपको करवाऊंगा तो इसमें अगर मैं मिसलेनियस भी देखता हूँ ना, तो मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है और मैं वो देख रहा हूँ जो आपका चेन रूल वाला होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं चेन रूल वाले। चलिए कोई बात नहीं, चेन रूल एक बार बताता हूँ मैं आपको। चेन रूल में ऐसा होता है कि अगर हमारे पास चेन रूल को लगाने के लिए हमें ये देखना है कि हमारे पास फंक्शंस कितनी तरीके के हैं। तो फंक्शंस वैसे 5 तरह के होते हैं, आप लिख लीजिए। फंक्शंस वैसे तो 5 तरीके के होते हैं। लिखिएगा नोट करके। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 5 तरीके के फंक्शंस होते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, ILATE, आइलेट। I is for inverse trigonometric फंक्शन। फंक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ f की पावर n करके, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो I से हो गया, मतलब L का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अपने काम की ना ये 3 चीज़ें हैं, ATE, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है, ठीक है। लॉगरिथमिक वैसे तो सिलेबस में है, लेकिन लॉगरिथम का शायद ही कोई क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी में, मुझे लगता नहीं। अगर कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये 3 तरीके के ना फंक्शन होते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे मान लो आप ये देखिएगा कि कहीं पर भी किसी की पावर दे रखी है, जैसे मान लो 2x + 3 की होल पावर 5 दे रखी है मान लीजिए, तो 2x + 3 अगर सिर्फ 2x + 3 लिखा हुआ होता तो मैं समझ जाता कि ये एक ना पॉलिनोमियल के जैसे है, सिर्फ 2x + 3 अगर है।
लेकिन क्या है कि 2x+3 पॉलिनोमियल के जैसे है, तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में। और अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि 2x+3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है या होल पावर 5 लिखी हुई है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपने यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन की पावर में 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ इस एल्जेब्रिक फंक्शन का भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है, मतलब फंक्शन का फंक्शन बन रहा है। कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही कि कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने कहा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, कुछ डिवाइड अगर हो रहा हो तो मैं बोलूँगा क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। लेकिन जब फंक्शन का फंक्शन होगा तो हम ये कहेंगे कि भाई वो तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एज पर चेन रूल, ठीक है। तो ज़रा देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये होता कि साइन 2x+3 की होल पावर 5, तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा, फिर उसके बाद दिख रहा है 2x+3 की होल पावर 5, यानी कि फिर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा, और फिर लास्ट में दिख रहा है 2x+3, यानी कि फिर मैं इस एल्जेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा। तो मैं इन तीनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके और फिर मल्टीप्लाई करता चला जाऊँगा। ये होता है चेन रूल। चेन रूल में ये होता है कि जब हमारे पास अलग अलग फंक्शंस हैं, फंक्शन का जब कोई फंक्शन होता है तो हम उसको रिपीटेडली मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके चले जाते हैं। इस चीज़ को लिख लो, और फिर मैं एक दो क्वेश्चंस अलग से भी करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ना 2 या 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें एनसीईआरटी में, मिसलेनियस का मिलाकर बता रहा हूँ, तो उससे उतनी प्रैक्टिस बढ़िया होगी नहीं। यहाँ लिखें चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। Whenever there is n number of functions in an expression, whenever there is n number of functions in an expression which are interrelated to each other, then we use chain rule of differentiation, ठीक। तो whenever there is n number of functions in an expression which are interrelated to each other, then we use chain rule of differentiation। तो हम चेन रूल उस दौरान यूज़ करते हैं। अच्छा, कैसे? एक दो एग्जांपल्स देखता हूँ। हमें यही देखना है कि 1, 2 और 3 ये 3 तरीके के फंक्शंस हैं जो हमको दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा, तो जरा मैं देखता हूँ एग्जांपल देखता हूँ। अभी मैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट कराया, अभी सेकंड पार्ट को मैंने होल्ड पर डाल दिया। एक दो एग्जांपल कराने के बाद फिर सेकंड पार्ट कराता हूँ उसका, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अपनी तरफ से। हमने ये कहा कि इफ f(x) इज इक्वल टू मान लीजिए जैसे अभी लिखा था मैंने साइन 2x+3 का होल स्क्वायर, साइन 2x+3 का, इफ f(x) इज इक्वल टू साइन 2x+3 का होल स्क्वायर। अगर ये है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे f(x) इज इक्वल टू, तो चेन रूल के हिसाब से पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूँगा कि यहाँ पर फंक्शन का फंक्शन दे रखा है, तो कई सारे फंक्शन हैं, साइन है, फिर 2x+3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि साइन को डिफरेंशिएट करूँगा पहले, सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा
साइन का डिफरेंशियल लिख दो सबसे पहले। तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस। कॉस साइन के आगे क्या लिखा हुआ था? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब कॉस के आगे लिख देना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। साइन के आगे कुछ भी लिखा रहे, अगर मैं उसका डिफरेंशियल करता हूँ तो वो कॉस बन जाता है बस, ठीक है ना। अच्छा, अब cos 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब अगला फंक्शन मुझे दिख रहा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यानी कि 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर को मैं सॉल्व करूँगा। उसके बाद क्या करना होगा वो भी देखिए जरा। तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। फिर जब होल स्क्वायर को कर देंगे तो फिर अंदर क्या बचा? एल्जेब्रिक फंक्शन। फिर इसको भी करेंगे तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। फिर ये करना होगा, समझ गए? ठीक। तो अगर फंक्शंस का जैसे साइन का फंक्शन है वो ये दे रखा है, फिर इसका भी फंक्शन ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? रिपीटेडली इनको डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। सबसे पहला काम होगा ये आइडेंटिफाई करना कि फंक्शन कितने हैं हमारे पास। हाँ जी, तो ये हो गया cos 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। cos 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो आप मानिए जैसे x का स्क्वायर होता है, तो x के स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2x, ठीक है। x के स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया? 2x की पावर 2 माइनस 1, तो सीधा सीधा याद रखिए 2x। तो 2x प्लस 3, 2 इंटू 2x प्लस 3। भाई अगर x का स्क्वायर होता तो 2 इंटू एक्स हो जाता, लेकिन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो 2 इंटू 2x प्लस 3 हो गया। जैसे साइन x होता तो उसका डिफरेंशियल cos x हो जाता। अब साइन इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशियल cos इंटू 2x प्लस 3 का cos 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये हो गया। उसके बाद देखिए अब डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 करना है। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो भाई 2 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 विल रिमेन एज इट इज और x का डिफरेंशियल इज 1। तो मल्टीप्लाई बाई, इधर दिखाई नहीं देगा, नीचे कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस, अब ये 3 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0। अब ये हो गया cos 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2x प्लस 3, ये तो है ही, और ये क्या हो गया? 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 0 इज 2, तो 2 ही हो गया कुल मिलाकर। इसको शुरुआत में लिखो ऐसे 2 2 ज़ा 4 इंटू 2x प्लस 3 और cos 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है? चलो आगे, समझ गए? रूल होता है कि लाइक हमें कौन सा पहले करना है सबसे? वो जो आपको पहले दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो आप ये कहोगे कि नहीं, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे सबसे पहले तो साइन ही दिख रहा है, तो साइन को मैं पहले करूँगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहो नहीं ये 2x प्लस 3 है, तो फंक्शन है, पहले 2x प्लस 3 को कर देता हूँ, फिर उसके होल स्क्वायर को कर देता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहेगा आपको। सबसे पहले आपको साइन दिखाई दे रहा है तो साइन को पकड़िए, ठीक है। साइन का आपने कॉस कर दिया, फिर आप कहेंगे साइन किसका था? 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर का, तो फिर 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर को करिए। फिर आप कहेंगे स्क्वायर किसका था? 2x प्लस 3 का, तो फिर 2x प्लस 3 को डिवाइड करिए। इस तरह से करना, ठीक है ना। तो ऐसे आप रिपीटेडली डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। अब मैं वापस आता हूँ
क्योंकि चेन रूल के ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो 12th स्टैंडर्ड में होंगे, यहाँ पर ज़्यादा नहीं होंगे। तो मैं वापस क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, और आप चेन रूल के बारे में तब सोचेंगे जब आपको ये लगे कि अच्छा प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल तो यहाँ पर लग नहीं रहा है और एक्सप्रेशन मुझे बड़ा सा नज़र आ रहा है, तो तब आप एक बार ट्राई करेंगे कि वो चेन रूल से होना चाहिए। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट ऐसे लिख देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे क्या नज़र आता है, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब इसका होल स्क्वायर हो रहा है तो भाई चेन रूल लगेगा यहाँ पर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अगर सिर्फ इसकी बात करूँ तो ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके पावर में 2 दे रखा है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो 2 तरीके के फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन का एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है फंक्शन का फंक्शन। कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कुछ डिवीज़न नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, आप इसको ये कर सकते हो कि भाई मैं चेन रूल नहीं लगाना चाहता, तो आप क्या करोगे, आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह एक्सपेंड कर दोगे, ठीक है। भाई होल स्क्वायर ही तो है, तो ए एक्स स्क्वायर को मान लीजिए जैसे एक्स हो और बी को मान लीजिए जैसे वाई हो, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, तो ऐसे करा जा सकता है। लेकिन जब चेन रूल सीखा है तो लगाइए। तो मैंने कहा कि सबसे पहले होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो होल स्क्वायर अगर x का स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशियल क्या होता, 2x, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल हो गया, होल स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशियल हो गया। लेकिन होल स्क्वायर किसका होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो एफ डैश एक्स is equal to 2 into ax square plus b, 2 into ax square plus b, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई ये तो कांस्टेंट है, तो a will remain as it is, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और b कांस्टेंट है जो कि अकेला है, तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। a into 2x is 2ax, 2ax into 2 is 4ax, और ब्रैकेट में है ax स्क्वायर प्लस b, f डैश x की वैल्यू ये है 4ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। बोलिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला देखिएगा, थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, यहाँ लिखिएगा फिर कोई डिफरेंशिएट, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या होगा एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ तो क्वेश्चन रूल लगता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, तो एज पर क्वेश्चन रूल इसको करेंगे हम, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज, मतलब x माइनस बी विल रिमेन एज इट इज, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए माइनस x माइनस ए विल रिमेन एज इट इज, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस बी। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा एक्स का डिफरेंशियल तो हो गया 1, और ए कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंशियल हो गया 0, माइनस एक्स माइनस ए,
तो x का डिफरेंशियल हो गया 1, b एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशियल हो गया 0, और अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस 0 बचा है, तो 1 माइनस 0 का मतलब 1 इंटू एक्स माइनस बी इज x माइनस बी, माइनस इधर 1 माइनस 0 इज अगेन 1 इंटू एक्स माइनस ए इज x माइनस ए, और अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर को एक्सपेंड करिए x माइनस बी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए, अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, माइनस बी प्लस ए का मतलब a माइनस बी, a माइनस बी अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर, वही हमारा f डैश x आ गया। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं फिर। अब क्वेश्चंस देखिए, ट्राई करने की कोशिश करो, ऐसे बिना करे तो देखो कुछ होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये फंक्शन हमको दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि इसका ना डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो फिर देखिएगा, क्वेश्चन देखते ही समझ में हमको आ जाता है कि यहाँ पर दो फंक्शन हैं और डिवाइड हो रखे हैं, डिवीजन में दे रखा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये तो न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। अब देखिएगा, डिफरेंशिएट, अच्छा ये हमको खुद समझ में आ जाता है कि कहाँ प्रोडक्ट रूल है, कहाँ चेन रूल है, कहाँ क्वोशिएंट रूल है। हमको वो लिखना नहीं है कि हमको प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं या चेन रूल लगा रहे हैं, बस इतना लिख दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इतना। तो f डैश x इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस a का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, x माइनस a एज इट इज, x माइनस a एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज पहले, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर x की पावर n माइनस a की पावर n, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब x की पावर n x की पावर n माइनस a की पावर n एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस a। ये हमने अभी क्वोशिएंट रूल इस पर अप्लाई करा है। वो करने के बाद में फिर f डैश x क्या हो जाएगा, देखिएगा, f डैश x इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में है x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a, और जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, जब डिफरेंशियल करेंगे x की पावर n का, x की पावर n का डिफरेंशियल, अच्छा इधर वाला मिटा रहा हूँ मैं ये, जब x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन, माइनस ये a की पावर n है, इसमें कहीं कोई x वाला टर्म तो नज़र नहीं आ रहा, तो a की पावर n तो अपने आप में कांस्टेंट ही है, n भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट। तो जब मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ ना, तो x के अलावा जो भी चीज़ नज़र आती है मेरे को वो सब कांस्टेंट है, सिर्फ x वाला टर्म जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो a की पावर n, इसमें कहीं x वाला टर्म नज़र नहीं आता, तो पूरा कांस्टेंट है और अकेला लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशियल 0 माइनस
एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n एज इट इज, और जब x माइनस ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 और a इज अ कांस्टेंट जो कि अकेला लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशियल हो गया 0। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और इधर ब्रैकेट में बचा m एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, क्योंकि 1 माइनस 0 तो 1 हो गया। 1 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही बचेगा। और डिनोमिनेटर में है x माइनस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद अब क्या करें, अब ना इसको एक्सपैंड कर दो जरा। x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वो देखो। देखो ऐसा होता है कि जब हमें दे रखा है, जब हमको यहाँ पर दे रखा है कि x इंटू दिस टर्म, जब ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जैसे x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 3 है, अगर मान लीजिए ऐसे दे रखा है तो क्या होता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर से एडअप हो जाती हैं। तो x की पावर 2 प्लस 3 यानी कि क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। समझ गए होंगे? चलो पढ़ाई में दिमाग लग रहा है हमारा मीटिंग में। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया x की पावर 5। अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर n आ गया एक तो, और इधर x है, तो x का मतलब क्या है, x की पावर 1। तो जब ये x की पावर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर एडअप हो जाएगी। 1 प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n। आप देखिए ना, अगर मैं x की पावर 1 और x की पावर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर 1 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कर दिया, तो x की पावर n ही तो बचा। नहीं समझे? नहीं, देखिए मैं जब इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ तो मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको और इसको करूँगा। तो लिख लीजिए, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n इंटू एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस एक्स की पावर n और फिर माइनस माइनस प्लस ए की पावर n, ये हो गया। यहाँ तक तो समझ गए, एक्सपैंड कर ऐसे। ठीक, उसके बाद डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये n एज इट इज, और इधर भी x की पावर समथिंग और x मल्टीप्लाई बाई x की पावर समथिंग। जब दोनों बेसिस हमारे सेम है, बेसिस में दोनों जगह x है, तो पावर से एडअप हो जाएंगी। तो ये हो गया x की पावर 1 प्लस n माइनस 1 माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n। ठीक है, और अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो केवल x की पावर n बचा। इधर भी एक x की पावर n वाला टर्म है, तो आप क्या करिए, x की पावर n ले लो कॉमन, तो ये क्या बचा, केवल n, और इधर जब x की पावर n कॉमन लिया तो इधर बचा माइनस 1। x की पावर n कॉमन ले लिया, क्या बचा, n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए एन, ये वाला एक टर्म ये बचा और एक टर्म ये बचा, माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया जी, ये हमारे पास कुल मिलाकर एफ डैश एक्स आ गया। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है इतना? ठीक है, अच्छा अब आप लोग जो है इसमें ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट्स हैं, बस इतना दे रहा हूँ होमवर्क, इतना ट्राई जरूर करिए। ट्राई करके ये मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि ये मैंने कर लिए हैं क्वेश्चन। मैं अगली बार ना होमवर्क चेक करूँगा आपको, तो ये जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के 6 के 6 पार्ट्स हैं, इन दोनों का खास तौर पर चेक करूँगा। पढ़ाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट्स करना। 13.2 क्वेश्चन 9। चलिए ठीक है। Thank you.